गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 27 ऑफ सितंबर। माय नेम इज सत्येंद्र चौधरी और आज हम लोग प्रेप पॉइंटर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। छोटे छोटे से टॉपिक है आज। परम रुद्र के बारे में बात करने वाले हैं। ये इंडिया का एक नया इंडिजेनस खुद का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा L69 क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ रिफॉर्म्स की बात हो रही है। तो L69 एक ग्रुप है 32 कंट्रीज का जो इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि बहुत कम न्यूज में रहती हैं, यूपीएससी हमेशा इनके ऊपर नजर रखता है और आपसे सवाल पूछता है। ईस्टर्न राजस्थान कनाल के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। उसके अलावा मलकपुर लेक, लेक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कहां पे पड़ती है और न्यूज में क्यों था। ग्लोबल नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये ग्लोबल नेटवर्क की मीटिंग अभी चाइना में हुई है, इंडिया इसने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने इसके अंदर, तो वो थोड़ा जानेंगे। क्योंकि ये भी वैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत कम न्यूज में रहती है लेकिन यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अप्सरा के बारे में बात करेंगे, घिसा पिटा सा टॉपिक है और हर 6 महीने के बाद किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहता है, बात करेंगे। उसके बाद झोउ क्लास सबमरीन, ये चाइना की एक न्यूक्लियर सबमरीन थी जो कि पानी में डूब चुकी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए जी, परम रुद्र। देखिए सिंपली एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं परम रुद्र क्या है। ये कोई मिसाइल है, कोई सबमरीन है, कोई सुपर कंप्यूटर है, क्या है ये, ऐसे भी सवाल यूपीएससी में आ जाता है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए, परम रुद्र जो है अभी एक हमारा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने 3 सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है, इसका नाम दिया गया है परम रुद्र। ठीक है, अब देखिए जरा, ये जो नाम है परम, ये कहां से आया। देखिए संस्कृत वर्ड है परम, राइट, जिसका मतलब होता है सुप्रीम संस्कृत लैंग्वेज में। लेकिन अगर इसका वैसे देखा जाए ना तो इसका मतलब है पैरेलल मशीन, पैरेलल मशीन। तो पैरेलल से PARA और मशीन से M, तो ये दोनों ने मिला के बना दिया परम। किसने बनाया है ये परम कंप्यूटर? ये बनाया है जी सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि पुणे के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। तो ये थोड़ा सा आपको परम रुद्र के बारे में पता होना चाहिए। 130 करोड़ रुपीज का ये प्रोजेक्ट था और ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंडिजेनस है। इसके रॉ मटेरियल से लेके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सबकी मैन्युफैक्चरिंग, सबकी डिजाइन इंडिया में ही हुई है। पुणे, दिल्ली और कलकत्ता के अंदर ये 3 सुपर कंप्यूटर रखे जाएंगे। इनका जो हार्डवेयर है बहुत ही ज्यादा कटिंग एज है, मतलब सबसे एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे यूज की गई है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और देखिए सुपर कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर में क्या फर्क होता है, सिंपल सी फर्क है भाई, इनकी हाई स्पीड होती है बहुत ही ज्यादा, नॉर्मल कंप्यूटर के कंपैरिजन में थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये ज्यादा डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट मॉडलिंग, ड्रग डिस्कवरी, मटेरियल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये सब काम करेगा। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऐसे अभी फाइंड आउट किए गए हैं जहां पे थोड़ा ज्यादा इनका यूज होने वाला है, जैसे फास्ट रेडियो बर्स्ट। हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत बार ऐसा होता है, कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है या कोई और एक्सप्लोजन होता है, वहां से बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स वगैरह जो निकलती हैं उनकी ये स्टडी करने में काम करता है। फिजिक्स में, कॉस्मोलॉजी में, अर्थ साइंस के अंदर, फिजिक्स में, रॉक्स को स्टडी करने में और वेदर फोरकास्टिंग में। इंडिया में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर यूज किया गया था बेसिकली वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया गया था, जो कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग में आपको बहुत सारे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कैलकुलेट करना होता है, तब जाके जो आप उसको प्रोसेस करते हो। तो हमारा जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके अंदर ये जो है बनाया गया है। तो ये 2015 में हम लोगों ने लॉन्च किया था, सरकार ने अच्छा खासा पैसा इसके लिए दिया था, बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे और उसका फाइनल रिजल्ट यही निकला है कि भाई हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्होंने तीनों ने मिलकर ये सुपर कंप्यूटर बना दिया है। ये सरकार का प्लान था अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसे कहा जाता है बाय टू बिल्ड अप्रोच। ठीक है जी, पहले हम लोग खरीदते थे, अब हम लोग बना रहे हैं। ये 1950s और 60s के दौर की बात है, जब अमेरिका के पास सुपर कंप्यूटर था। उस समय इंडिया ने अमेरिका से मांगा था, अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं, इंडिया का पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कब बना? ठीक है, कौन से ईयर में बना और उसका नाम क्या था? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। L69, तो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही थी और बहुत समय से अलग अलग कंट्रीज डिमांड कर रही है भैया कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्पेसिफिकली और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जनरली रिफॉर्म्स किए जाएं। ठीक है, क्योंकि अभी जो यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर है खासकर सिक्योरिटी काउंसिल का, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो इसकी डिमांड कर रहे हैं, जिनमें से ग्रुप है L69।
ठीक है। L69 क्या है थोड़ा ये आपको पता होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है। ये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशियन पैसिफिक कंट्री से आती हैं। 32 टोटल कंट्रीज अब फिलहाल इसके अंदर हैं। ये ग्रुप 2007-8 के अंदर बनाया गया था। जिस डॉक्यूमेंट को रखा गया था, प्रेजेंट किया गया था इसके लिए, उसका नाम था L69। तो इसलिए इस ग्रुप का नाम ही L69 रख दिया। शुरुआत में देयर वर ओनली 22 कंट्रीज, अभी जो है वहां पे 32 कंट्रीज हो गई हैं। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस। ध्यान देना, इंडिया हर उस ग्रुप का पार्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे हैं। जैसे G4 ये भी डिमांड कर रहे हैं भैया। G4 के अंदर है इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान। ठीक है, ये चारों में से ही कोई भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट नहीं है। इंडिया वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें तो होना ही चाहिए था भाई, राइट। ब्राजील, अगर आप देखें साउथ अमेरिका से कोई भी कंट्री रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो ब्राजील एक बहुत बड़ा कंटेंडर है वहां पे। लेकिन ब्राजील की जो डिमांड है वो अर्जेंटीना के द्वारा अपोज की जाती है। अर्जेंटीना कहता है भाई मुझे भी करिए, आप अगर ब्राजील को कर रहे हो तो। वहीं जर्मनी है, राइट। जर्मनी भी चाहता है कि हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बने, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें जर्मनी तो दूसरी साइड से लड़ा था, इसलिए तो इसको आप इंक्लूड नहीं किया उस टाइम पे। बट आज चीजें बदल गई हैं। यूरोप के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है और जो इकोनॉमिक पावर है वो जर्मनी है, तो क्या इसको पार्ट होना चाहिए? फ्रांस बेसिकली जर्मनी की कैंडिडेचर को थोड़ा सा अपोज करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जापान भी आ गया, वो भी कहता है भैया मुझे भी करिए। चाइना जापान को अपोज करता है। तो आपस में अपोजिशन की वजह से जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं बेसिकली, वो नहीं चाहते हैं कि ये कंट्री अलग अलग रीजन से बने। जैसे पाकिस्तान चाहता है भैया हम लोग पार्ट ना बने। चाइना भी इंडिया को की परमानेंट मेंबरशिप के लिए बिल्कुल भी मतलब अग्री नहीं करता है। ठीक है, हालांकि फ्रांस खुल के सपोर्ट करता है, रशिया खुल के सपोर्ट करता है, चाइना सपोर्ट नहीं करता इंडिया को, तो उस वजह से ही नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा एक C10 ग्रुप भी है, जो कि अफ्रीकन जो कंट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और उनके जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं उनका ग्रुप है। ये लोग भी डिमांड करते हैं रिफॉर्म्स की, क्योंकि भाई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूरोप को ओवर रिप्रेजेंट किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, राइट। तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, उसके अलावा जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, दोनों के ही अंदर एक्सपेंशन की जरूरत है इस समय। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ अमेरिकन की नहीं है, एशिया की बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, अफ्रीकन कंट्री का तो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उसके लिए ये रिफॉर्म्स जो है यहाँ पे किए जा रहे हैं। ठीक है, बस ये आपको थोड़ा सा याद रखना है L69 के बारे में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट, तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट हालांकि कई सालों से एजेंडा में था। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार थोड़ा सा इसके ऊपर आगे बढ़ रही है, क्योंकि दोनों स्टेट्स के अंदर ही बीजेपी सरकार है। तो जब ऐसा होता है और सेंटर में बीजेपी सरकार मान के चलिए आप लोग, तो ये जो प्रोजेक्ट है थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो इसमें आइडिया ये है कि जो मालवा रीजन है, चंबल रीजन है, ठीक है, यहाँ पे ये वाटर डेफिसिट रीजन है, बेसिकली हमें पानी की कमी रहती है। तो यहाँ पे कई सारे रिवर्स हैं चंबल बेसिन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कुछ और छोटी छोटी रिवर्स हैं, जैसे पार्वती, मेज, काली सिंध, चाकन, बाणस, गंभीरी, बंगंग, बैनगंगा, पार्वती वगैरह। तो ये करना है कि भाई इनका जो जिन रिवर्स के अंदर पानी ठीक ठाक रहता है, उनसे उन रिवर के अंदर पानी को डाइवर्ट किया जाए जहां पे पानी की कमी होती है। उसी लिए जो है ये ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट कई साल पहले किया गया था। तो इसमें आइडिया ये है कि पानी का, पीने का पानी तो मिलेगा ही, उसके साथ 2.82 हेक्टेयर लाख हेक्टेयर लैंड में जो है इरिगेशन की सुविधा भी इससे हो जाएगी। तो नेशनल जो प्रोजेक्ट स्कीम है उसका पार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। ये हो जाएगा तो शायद थोड़ा सा और ये फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर सेंटर इन्वॉल्व हो जाता है तो समझ के चलिए कि वो थोड़ा जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको याद रख सकते हो। तो इंटरलिंकिंग और रिवर्स से यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप थोड़ा सा इस तरह के प्रोजेक्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, फ्यूचर में भी आ सकता है। इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के प्लस माइनस कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम याद रखें, थोड़ा मैप वगैरह इसका बना सकते हो। पार्वती, काली सिंध, चंबल जो लिंक प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान ऑफ द इंटरलिंकिंग रिवर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी लंबा चौड़ा प्लान है और अगले 10-15 सालों में आपको बहुत सारे रिवर्स इंडिया में शायद इंटरलिंकिंग होते हुए दिखेंगी। तो ये एक बेसिकली प्रोजेक्ट है। चलिए, मलकापुर लेक, इस लेक के बारे में आपको कुछ नहीं जानना है, सिर्फ लेक के बारे में ये जानना है कि ये लेक है कहां पे, तेलंगाना, बस। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग जब आता है तो, क्योंकि ये लेक कोई ऐसी यूनिक लेक नहीं है, लोकल एरिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिर्फ इतना जानना है कि ये लेक तेलंगाना में। न्यूज में क्यों थी? इस लेक के अंदर एक 4 स्टोरी की बिल्डिंग बना दी गई थी जो रेंट पे दी जाती थी,
और भाई वो बिल्डिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर काफ़ी ब्राइब करप्शन वगैरह हुआ और फाइनली उस बिल्डिंग को अभी गिरा दिया गया है। इसीलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था। ये लेक के बीचों बीच बनी हुई थी लगभग लगभग वो बिल्डिंग, तो गिरा दिया उसको, इसलिए न्यूज़ में थी। बस आपको ये याद रखना है, तेलंगाना और मलकापुर लेक, बस। बाकी लोकल रोड वोड ये वो कुछ नहीं करना आपने, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है बेसिकली, ठीक है। चलिए, ग्लोब नेटवर्क। तो एक 15 मेंबर की ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी की अभी मीटिंग हुई भैया बीजिंग में। तो ये है क्या ग्लोब? ग्लोब नेटवर्क का मतलब होता है ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, ये मतलब होता है इसका। 2021 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इसमें होता क्या है बेसिकली, अलग अलग कंट्रीज में एंटी करप्शन यूनिट्स, एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस, एंटी करप्शन एजेंसीज जितनी भी हैं, ये उनका कोलैबोरेशन है। जैसे हम लोग इंटरपोल की बात करते हैं, तो इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस है। तो जिस तरह से पुलिस एजेंसीज का एक ग्रुप है इंटरनेशनली, तो वैसे ही एंटी करप्शन एजेंसीज का एक ग्रुप है इंटरनेशनली, जिसको ग्लोब कहा जाता है। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो हमारा जैसे होम मिनिस्ट्री है ना, होम मिनिस्ट्री जो है इसकी मेजर एजेंसी है। उसके अलावा सीबीआई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अलग अलग कंट्री से अलग अलग एजेंसीज जो यहाँ पे काम करती हैं, इनका पर्पस सिंपल एक ही है भाई, दुनिया में करप्शन को कम करना है। एंटी करप्शन जो एजेंसीज हैं इनके बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाना है, और ये सब किया जाता है यूनाइटेड नेशन के अंडर में। तो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन, उसके अंडर में ये किया गया है। बस इतना आपको याद रखना है। बाकी यूनाइटेड नेशन ऑफिस अगेंस्ट द ड्रग एंड क्राइम, क्योंकि शुरुआत में इसी के इनिशिएटिव से बनाया गया था, बाद में इसका मर्जर कर दिया गया। तो ये थोड़ा आपने याद रखना है। प्रीलिम्स में कभी कभी इस तरह की छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन वो पूछ लेता है जो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होती नहीं है, कभी कभी न्यूज़ में आती हैं, बट यूपीएससी वाले इनके ऊपर नजर रखते हैं। तो बेसिकली यूएनओडीसी क्या है? यूनाइटेड नेशन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, क्राइम एंड टेररिज्म। तो भाई ट्रैफिकिंग, क्राइम, टेररिज्म, इसके लिए पैसा कहां से आता है? करप्शन के थ्रू ही तो आता है। तो इसीलिए करप्शन को दूर कर लेंगे तो ये चीजें अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगी। 1997 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था, जब हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और सेंटर फॉर द इंटरनेशनल क्राइम दोनों को मर्ज कर दिया था। मर्जर करने के बाद हम लोगों ने यूएनओडीसी बनाया था, ठीक है। इसकी कोई मैंडेटरी फंडिंग नहीं होती है, वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन करती हैं हर गवर्नमेंट्स इसके अंदर में, और ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। छोटी छोटी चीजें हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इतना अभी इसको याद रखेंगे। चलिए, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफ्स्पा। तो बेसिकली जब अप्सपा को लगाया जाता है तो वहां पे 6 महीने के लिए लगाया जाता है। 6 महीने के बाद उसको रिव्यू किया जाता है, और अगर सरकार को लगता है कि भाई यहाँ पे सिचुएशन ठीक हो गई है, उसको रिमूव कर देते हैं। और अगर लगता है कि नहीं अभी कंडीशन इंप्रूव होने में समय लगेगा, तो उसको रिन्यू कर दिया जाता है हर 6 महीने के बाद। तो बात ऐसी है, नागालैंड और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में अप्सपा को अभी दोबारा से 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, शॉर्ट में इसको अप्सपा बोलते हैं। ये लेके आए थे 1942 के अंदर, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी। तो पूरे देश में जो है लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हुए थे भाई, उस समय ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस आया था, और आर्म्ड फोर्सेस को इसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावर दे दी गई थी कि भाई जो भी आदमी आपको दिख रहा है सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हुए, उसे तुरंत गिरफ्तार करो, है ना, उसको गोली मार दो, बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर लो, उसको जेल में डाल दो। तो उस समय ये लेके आए थे। अनफॉर्चुनेटली जब देश आजाद हुआ, उस समय देश में कुछ ऐसे हिस्से थे जो कि डिस्टर्ब चल रहे थे, जहां पे एंटी इंडिया मूवमेंट चल रही थी, या फिर वो इंडिया से सेपरेट होना चाहते थे। तो कुछ तो इस ये जो अप्सपा है 1958 में बेसिकली इसके लिए प्रॉपर कानून लेके आया गया देश में, और उन हिस्सों में इसको लागू किया गया जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया थे। नॉर्थ ईस्ट में किया गया, फिर 1990s में भी जे&के के अंदर किया गया, कुछ समय के लिए पंजाब में भी रहा, बाद में हटा दिया गया वहां से। तो वो सब यहाँ पे चला। अब इस करंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जे&के के अंदर ये है, 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट की 31 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है पूरी तरह से, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये थोड़ा सा पार्शियल है, आधा अधूरा सा है, और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ हिस्सों से हटा दिया गया है पिछले 2 सालों में, बट अभी भी कहीं कहीं पे वो है। तो अप्सपा बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहता है, और बेसिकली क्योंकि इसके अंदर जो पावर्स दी गई हैं आर्म्ड फोर्सेस को, वो थोड़ी सी ज्यादा ही एक्सट्रीम नजर आती है।
जैसे आप किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, आप किसी के भी प्रीमाइस को, किसी के ऑफिस को, किसी के घर को बिना वारंट के सर्च कर सकते हो अगर उनको लगता है कि ये आदमी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या फिर ये एरिया को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, कंट्रोवेंशन ऑफ लॉ, अगर कोई आदमी कानून तोड़ता है तो भाई उसको आप शूट आउट कर सकते हो। और अगर आप किसी को शूट आउट करते हो, किसी के घर की तलाशी लेते हो, किसी को अरेस्ट करते हो, तो आपके इम्यूनिटी मिली हुई है, आपके खिलाफ एक्शन नहीं लड़ा जाएगा। मतलब आर्म्ड फोर्सेस अगर किसी को मारती हैं, अरेस्ट करती हैं, प्रॉपर्टी को सीज करती हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पे पूरी तरह से इम्यूनिटी मिली हुई है, इसी वजह से कंट्रोवर्सी में भी रहता है। और कई बार हमें एग्जांपल देखने को मिलते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस अपने पावर का मिसयूज भी करती हुई नजर आती है। इसीलिए सेकंड एआरसी की जब रिपोर्ट आई थी तो इन्होंने साफ साफ कहा था कि अब सपा की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप रिपील कर दीजिए, हटा दीजिए। जीवन रेड्डी कमेटी बनाई गई थी, उसने भी कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। लेकिन 1998 के अंदर जब नागा पीपल मूवमेंट वर्सेस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि भाई अभी इंडिया में वो सिचुएशन नहीं है, और इंडिया ने कहा कि अब सपा को सरकार चाहे तो कुछ हिस्सों में लागू कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाने की बात अभी तक नहीं कही है। ठीक है, चलिए जो क्लास सबमरीन क्या है ये, तो जो क्लास सबमरीन बेसिकली एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, चाइना के द्वारा बनाई गई है। चाइना में इस समय 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऐसा माना जाता कि हैं, कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि चाइना आपको इंफॉर्मेशन तो देता नहीं है। इसमें दिक्कत ये हुई कि न्यूक्लियर पावर है और पिछले दिनों वुहान के अंदर इनमें से एक सबमरीन डूब गई, मतलब डैमेज हो गई, डूब गई। चाइना ने तो दुनिया को नहीं बताया है, सैटेलाइट की इमेजरी से ये पता चला है कि वहां पर ये सबमरीन डूब गई है। बहुत सारी क्रेन्स वहां पे थी, आई, उन्होंने इसको बाहर निकाला, ये डैमेज हो गई है। कितना डैमेज हुई है अभी किसी को पता नहीं है। क्या वहां के लोकल वाटर के अंदर न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है, कितने लोग उसके अंदर मारे गए हैं सबमरीन में, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये झोउ क्लास जो सबमरीन है, चाइना की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सबमरीन इसको माना जाता था, न्यूक्लियर पावर्ड। ठीक है, चाइना ने इसको ये नाम नहीं दिया है, अलग अलग तरीके से चाइना इस मिसाइल के नाम का यूज करता है डिफरेंट तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग नाटो की बात करें तो नाटो इनको कहता है टाइप 93 और टाइप 94। ठीक है, जिम क्लास सबमरीन से होती हैं, बाकी स्पेसिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। साउथ चाइना सी के अंदर इसको एक्टिवेट किया जाता है, चाइना की एक शिप बिल्डिंग कंपनी है लोकल, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। सेम फॉर द टाइप 93 ऑल्सो शैंग क्लास से आती है। क्लास का मतलब ये होता है कि भाई जिनकी पावर के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, वेपन्स के हिसाब से इनकी कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो इसमें ज्यादा आपने नहीं जाना है, सिंपली आपने एग्जाम के लिए याद रखना है कि जो झोउ क्लास सबमरीन है कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, चाइना से बिलोंग करती है, और ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ये डूब गई है, कितने लोग मरे हैं, कितना डैमेज हुआ है, ये अभी किसी को नहीं पता है। चाइना ने ऑफिशियली माना भी नहीं है कि डूब गई है। पिछले साल भी चाइना की एक सबमरीन न्यूक्लियर पावर डूब गई थी, ठीक है, उसका भी चाइना ने किसी को नहीं बताया था। तो सैटेलाइट इमेज वगैरह से थोड़ा बहुत पता चलता है, बट कंफर्म आप 100% नहीं कह सकते इस तरह के मामलों में। तो झोउ क्लास सबमरीन आपको उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।